गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। मैं रौनक सिंह एक बार फिर से आप लोग का रामानुजन क्लासेस के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम लोग का पॉलिटी का सेशन ये कंटिन्यूसली चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत चल रहा है और आप लोग को अब धीरे धीरे मजा भी आना स्टार्ट भी हो गया होगा। और उसके बाद हम लोग काफी सारे वीडियो इससे पहले अपलोड हो चुके हैं और जो कि स्टार्टिंग से आप लोग को बताए थे कि जैसे कि हम लोग जितना भी कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे वो ए टू जेड रहेगा, शून्य से शिखर तक सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे और सारे के सारे आपको रामानुजन क्लासेस पर ही अपलोड दिखेंगे। और ये रिकॉर्डेड बैच है तो फिर ये चाहे आप आज देखें या फिर 10 साल बाद देखें, ये हमेशा उसी पर पड़ा रहेगा। और आपको जब भी आपका एग्जाम से करीब 1-2 महीने पहले आप लोग को थोड़ा मॉक टेस्ट वगैरह करवा दिए जाएंगे, क्योंकि फिलहाल ये आरआरबी ग्रुप डी की भी वैकेंसियां आ गई हैं। उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी की भी वैकेंसी आ चुकी हैं, तो फिर ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस आप लोग के लिए साबित होगा। तो फिर कल हम लोग ऐसा कि पढ़े थे कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में सारे के सारे इंफॉर्मेशन, सारी सारी जानकारियां, शपथ, नियुक्ति, योग्यताएं, किस बेसिस पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को आप हटा सकते हैं, उनका नियुक्ति कौन करता है, उनका वेतन भत्ता किस प्रकार से होता है, वेतन कितना होता है, तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन कर चुके थे। और उसके बाद आज हम लोग उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बता दूं, जैसे कि जिन बच्चों का सर्वोच्च न्यायालय का कंसेप्ट अगर तैयार है तो उन्हें उच्च न्यायालय में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कभी भी पढ़ाई कीजिए तो फिर ये थोड़ा सा कोरिलेट कीजिए। जैसे कि अगर आप राज्यसभा पढ़ रहे हैं तो फिर लोकसभा के साथ संबंध बनाइए। उसके बाद अगर आप राज्य विधानमंडल पढ़ रहे हैं तो फिर उसको संसद के साथ उसको तालमेल बनाइए। ठीक उसी प्रकार से अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप उसको उच्च न्यायालय के साथ उसको बनाएंगे तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएंगे। तो चलिए अब हम लोग फिलहाल अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि अनुच्छेद 214। तो यह अनुच्छेद 214 यह बताता है कि राज्य में उच्च न्यायालय होगा, यानी कि जितने भी राज्य होंगे भारत में, अगर 28 राज्य हैं तो 28 राज्य में उच्च न्यायालय होंगे। इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन आते हैं, अपवाद यह भी आता है कि जैसे कि कई बार होता है कि दो राज्यों का एक उच्च न्यायालय ये संभव है। जैसे कि आपको बता दूं हरियाणा है, पंजाब है, तो फिर यह दोनों राज्यों का सिर्फ एक ही उच्च न्यायालय है। तो ऐसे ऐसे क्योंकि थोड़ा सा जो उच्च न्यायालय होता है ये थोड़ा सा जनसंख्या के आधार पर या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर थोड़ा सा इसका विभाजन किया जाता है। और ऐसा तो एक गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो कि करीब 3 से 4 राज्यों से मिलकर बना है, जो कि मिजोरम होता है, उसमें नागालैंड होता है, अरुणाचल प्रदेश है, असम, यानी कि 4 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय। मैं आपको लिखकर एक बात बता देता हूँ कि सबसे पहले पहले पंजाब प्लस हरियाणा, इन दोनों राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है। उसके बाद मिजोरम, असम, उसके बाद देखते हैं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इन चारों का जो उच्च न्यायालय है वह गुवाहाटी है। ठीक है भैया। तो ऐसा होता है कि जो अनुच्छेद 214 यह बताता है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होंगे, लेकिन इसमें से यह अपवादे सुनिश्चित हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी संभव हो सकता है कि दो राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय संभव हो सकता है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा के एक ही उच्च न्यायालय हैं। उसके बाद मिजोरम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के एक ही उच्च न्यायालय है जिसका नाम गुवाहाटी है। तो भी ठीक उसी प्रकार से ऐसा होता है और उच्च न्यायालय को प्रत्येक राज्य में दिया जाए। और अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात और होती है कि अगर उच्च न्यायालय तो एक है, मान लीजिए दोनों राज्य हों, ठीक है, तो अब इसमें यह होता है कि जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका जो वेतन होता है वह राज्य के संचित निधि द्वारा दिया जाता है। यानी जो उनका वेतन होगा वह हरियाणा राज्य और पंजाब राज्य द्वारा होता है। तो ऐसा नहीं है कि उतना पैसा हरियाणा राज्य और उतना पैसा पंजाब भी देगा। यानी कि मान लीजिए अगर एक मुख्य न्यायाधीश की वेतन है 2.5 लाख, तो 2.5 लाख ये भी देंगे, 2.5 लाख ये भी देंगे, तो 2.5 से 5 लाख हो जाएंगे, तो फिर इनका वेतन तो राष्ट्रपति से भी ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है।
इनको दोनों राज्यों में से इस प्रकार का तालमेल बनाना पड़ता है कि दोनों राज्यों में से इनको एक राज्य से ही पैसे मिलते हैं, क्योंकि जो उच्च न्यायालय की जो भी न्यायाधीश की जो भी सारी सैलरियां होती हैं तो उनको राज्य की संचयी निधि द्वारा दिया जाता है। और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश के अंतर्गत भी और सारे भी जो न्यायाधीश रहते हैं, अन्य न्यायाधीश जिनको बोलते हैं, उनको उनका भी जो भी वेतन होता है वह संसद विधि द्वारा बनाया जाता है और वह राज्य के संचित निधि द्वारा उनको मिलता है। लेकिन इनका जो वेतन रहता है वह राज्य के संचित निधि द्वारा मिलता है, लेकिन जो पेंशन रहता है वह भारत के संचित निधि द्वारा मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 214 यह बताता है कि राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 231 यह बताता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, जो कि अभी हम लोग पढ़े कि पंजाब में और हरियाणा में एक ही उच्च न्यायालय हो सकते हैं। तो फिर यह आर्टिकल 231 ही बोलता है कि यह भी संभव है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 241 से यह बताता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में भी उच्च न्यायालय, यानी कि भैया राज्य में तो होंगे ही, उसके साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश में भी उच्च न्यायालय होगा, जो कि हमारा अनुच्छेद 241 बताता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 216 यही बताता है कि उच्च न्यायालय का गठन, यानी कि उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से होता है। तो भैया उच्च न्यायालय का जो गठन होता है वह हमारा मुख्य न्यायाधीश रहते हैं, मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ राज्यपाल जो होता है, यह जैसे कि एक प्रकार से राष्ट्रपति ही कराता है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर इसमें जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं और राज्यपाल रहते हैं, मुख्य न्यायाधीश के साथ 4 वरिष्ठ न्यायाधीश रहते हैं, वह करीब 4 से 5 लोग मिलकर एक मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं नियुक्ति। तो फिर नियुक्ति यही होता है कि राष्ट्रपति के सिफारिश पर जो हमारा उच्च न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं और राज्यपाल होते हैं, वह हमारा मुख्य न्यायाधीश का जो ये उच्च न्यायालय होते हैं उनका नियुक्ति करते हैं। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आप इस प्रकार से भी बात समझ सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं योग्यताएं। तो योग्यताएं भी ठीक उसी प्रकार से होती है अप्रोक्सीमेटली जितना आपका सर्वोच्च न्यायालय का होता है। जैसे कि एक न्यायाधीश को बनने के लिए वह कम से कम भारत का नागरिक हो, दूसरा चीज कि वह कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक कार्य किया हो, यानी कि अब जैसे कि वह यह भी कर सकता है कि 5 साल वो फिलहाल किसी के जज वाले पद पर हो, 5 साल वह अधिवक्ता हो, वकील हो, यह भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह कम से कम 10 साल तक वकील हो, यानी कि 10 साल तक उसको न्यायिक जानकारियां उसको मतलब उसके पास हो मौजूद। तो यह होता है उसकी योग्यता। फिर उसके बाद होता है शपथ। तो इनका जो शपथ होता है वह राज्यपाल द्वारा ही होता है, जो कि राष्ट्रपति की सिफारिश पर किए जाते हैं। तो यह अनुच्छेद 219 बता। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 223। आपको बता दें जैसे कि हम लोग कल जो पढ़े थे तो उसमें एक था आर्टिकल 126। आर्टिकल 26 का जो सेशन है वह सेम टू सेम आपके इससे मिलता है। किस प्रकार से, तो आइए देखते हैं। तो इसमें यह देखते हैं कि जो हम लोग कल आर्टिकल 126 पढ़े थे, तो आर्टिकल 26 यह बताया था कि अगर जैसे कि किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनकी असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति और या फिर संसद बहुमत द्वारा उनको अपने पद से हटा दिया जाता है, तो फिर उनके स्थान पर राष्ट्रपति किसी और व्यक्ति को कार्यकारी आपके न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते। तो यह था आर्टिकल 126। लेकिन यह ध्यान रहे कि जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रहेंगे वह केवल 2 वर्षों तक ही रहते हैं। और इसमें हम लोग यह देखे थे कि कल जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 65 वर्ष तक, लेकिन जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 62 वर्ष तक। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष तक रहता है, लेकिन अगर न्यायाधीश चाहे तो इससे पहले भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी होते हैं, इनका तो कार्यकाल 62 वर्ष तक रहता है, लेकिन अगर वो चाहे तो 62 वर्ष से पूर्व भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को या फिर राज्यपाल को या फिर मुख्य न्यायाधीश को दे सकते। अब आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 223 यही बताता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कि भैया अगर
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किसी भी असमर्थता के आधार पर उनको हटा दिया गया है या फिर उनका पद रिक्त है, तो फिर उनके स्थान पर जो हमारा राष्ट्रपति होगा वह एक नए न्यायाधीश का एक मुख्य न्यायाधीश के रूप में वह नियुक्त कर सकता है, जो कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहलाए। तो यह लेकिन उनका समय 2 वर्ष तक ही है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 224। आर्टिकल 224 क्या होता है कि अपर कार्यकारी न्यायाधीश। अपर कार्यकारी न्यायाधीश क्या होता है कि कभी कभी ऐसे होते हैं कि बहुत सारे काम आ जाते हैं एक ही न्यायालय में, तो बहुत सारे कामों में वृद्धि होने की वजह से राष्ट्रपति यह करता है कि वह न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा देता है। तो वही न्यायाधीशों की संख्या बढ़ना ही अपर न्यायाधीश कहलाता है। तो अपर न्यायाधीश जो होता है वह आर्टिकल 224 में दिया गया कि जो आर्टिकल 224 यह बताता है कि अगर न्यायालय में कार्यों में वृद्धि हो जाती है, कार्यों में इंक्रीज हो जाते हैं, कार्य या फिर बढ़ जाते हैं, तो जो राष्ट्रपति होता है वह अपर कार्यकारी न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं। यह बताता है हमारा आर्टिकल 224। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि आर्टिकल 224 का ए। आर्टिकल 224 का ए यही होता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। और भैया आपको बता दें कि फिलहाल कल जो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में पढ़े थे उसमें भी आर्टिकल 128 में यही लिखा था कि जैसे कि कोई भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर अपने पद से रिटायर्ड हो गया है लेकिन फिर भी वह अपना योगदान देना चाहता है, तो फिर वह राष्ट्रपति से अनुमति लेकर करीब 2 से 4 वर्ष तक वह फिर से अपने पद पर नियुक्त हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में भी वही नियम लागू है कि अगर कोई भी न्यायालय के न्यायाधीश जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वह अपने पद के रिटायर्ड हो जाने के बाद भी वह राष्ट्रपति से अनुमति लेकर अपने पद पर रह सकते हैं। उनका जो वेतन रहेगा वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में ही दिया जा सकता है, लेकिन इनका जो कार्यकाल रहता है वह 62 वर्ष तक ही रहता है। तो फिर उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना सारी के सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को समझ में आ गई और ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षाओं में, इसलिए इसको फिलहाल इतना शॉर्ट ट्रिक में लिखे हैं कि आप लोग इसको आराम से समझ सकते हैं। नहीं तो अगर पूर्ण रूप से अगर विवरण करें तो फिर अनुच्छेद 214 ही अगर लिखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाए, अनुच्छेद 231 यहाँ से यानी कि 2 ही अनुच्छेद में सारे के सारे व्हाइट बोर्ड भर जाए। लेकिन आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक देने की वजह से इतना शॉर्ट टर्म में इसका यूज कर रहे हैं कि आपके जो एग्जाम होते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आरआरबी एनटीपीसी होगा या फिर ग्रुप डी होगा तो फिर इसमें मेंस आएंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि आपके ऊपर बोल दिया जाएगा कि आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में 10 लाइन का विवरण लिखिए, ऐसा तो होगा नहीं। उसमें बस यही होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्टली आपका आर्टिकल्स पूछते हैं, मोस्टली आपका भाग पूछते हैं, फिर वही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको दे दिया जाएगा कि अनुच्छेद 241, 216, 217 के 217 2 इसमें पूछ दिया जाएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय ये जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन से आर्टिकल दर्शाया गया है। तो फिर अब आपको समझना होगा कि अनुच्छेद 217 के 1 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कराई जाती है। तो फिर ठीक उसी प्रकार से ये सारे सारे शॉर्ट टर्म है जिसमें आप लोग को थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाने में भी आप लोग को यूजफुल हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, अनुच्छेद 220। अनुच्छेद 220 यह बताता है कि न्यायाधीशों पर यानी कि न्यायाधीशों पर किस प्रकार से प्रतिबंध लगाया जा सकता। और फिर उसके बाद होते हैं अनुच्छेद 221। अनुच्छेद 221 होता है वेतन भत्ते, यानी कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होता है इनका जो वेतन होता है वह संसद के विधि द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के अनुसार उनको दिया जाता है। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो वेतन होता है वह राज्य के संचिव निधि द्वारा दिया जाता है, लेकिन जो पेंशन होता है वह भारत के संचिव निधि से दिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 222 यह कहते हैं न्यायाधीशों का स्थानांतरण। इसमें भी हम यह देखते हैं कि जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण कर सकते। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और उनके साथ साथ 4 वरिष्ठ जो सीनियर न्यायाधीश रहेंगे वो रहेंगे और उसके साथ साथ गवर्नर रहेंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो फिर इतने लोग रहेंगे, तब उसके बाद एक न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। यह राष्ट्रपति के पास इतना पावर होता है।
फिर क्या बताता है आर्टिकल 222। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार शक्तियां देख लेते हैं। कल हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का क्षेत्राधिकार देखे थे, ठीक उसी प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भी क्षेत्राधिकार होता है। जिस प्रकार से उनका था कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, ठीक उसी प्रकार से उच्च न्यायालय में भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीली क्षेत्राधिकार होता है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यह होता है कि जैसे कि कोई भी सत्र न्यायालय या फिर जिला न्यायालय में कोई भी केसेस चल रही हैं, तो उसको जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उस केस को वह अपने पास बुला सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि अपीली क्षेत्राधिकार ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर संविधान का हनन हो रहा है, किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकार का हनन हो रहा है, तो उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस न्याय की सुनवाई कर सकते हैं। यह इन लोग का होता है क्षेत्राधिकार शक्ति। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 228। अनुच्छेद 228 में हम लोग यह देखते हैं कि विधि मामले संबंधित सुनवाई उन्हें पास दिलाना, यानी कि जैसे कि विधि मामले संबंधित प्रक्रिया आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वह कानूनी रूप से संविधान से रिलेटेड है, तो उसी को विधि संबंधित कानून बनाया जाए। लेकिन एक होता है संवैधानिक कानून और एक होता है विधिक कानून। तो जो संवैधानिक कानून होता है उसको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन विधिक कानून को बदला जा सकता है। जिस प्रकार से हम लोग संपत्ति का अधिकार देखे थे कि जो संपत्ति का अधिकार वह मौलिक अधिकार था, लेकिन मौलिक अधिकार से उसको उठाकर वह विधिक अधिकार में रख दिया गया था। तो इसका मतलब यही था कि अब उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ये जो विधिक अधिकार होते हैं इसके थोड़ा सा पावर मूव्स होते हैं, आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। और जो संवैधानिक जो अधिकार होते हैं ये आर्टिकल 368 द्वारा किए जाते हैं। इसमें थोड़ा सा लंबा प्रक्रिया चलता है, लेकिन उसमें थोड़ा आसानी से हो जाते हैं। इसके तुलना ऐसा नहीं कि वो भी तुरंत हो जाएगा, लेकिन संवैधानिक अधिकार की तुलना में जो विधिक अधिकार होता है वह जल्दी संशोधित हो जाता है। फिर चलिए आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 228 तो हो गया कि विधिक मामले संबंधित सुनवाई अपने पास बुलाना है, यानी कि जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय में अगर विधि संबंधित प्रक्रिया चल रहा है, अगर न्यायालय के न्यायाधीश को लग रहा है कि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या फिर हमारे संविधान का ही हनन हो रहा है या फिर किसी व्यक्ति का मानव अधिकार का हनन हो रहा है, तो भी वह उस कानून को अपने पास में बुला सकता। तो यह आर्टिकल 228 में बताया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि आर्टिकल 229 इसमें क्या बताता है कि उच्च न्यायालय में सेवक एवं कर्मचारी। अब जैसे भैया कि अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं तो उनके साथ साथ अन्य न्यायाधीश भी होंगे, तो उसके संबंधित जो अनुच्छेद है वह 229 में बताया जाता है। इनका भी जो वेतन होता है वह राज्य के संचित निधि द्वारा से दिया जाता है और इनका भी जो पेंशन होता है वह भारत के संचित निधि में से दिया जाता है। यह हमारा अनुच्छेद 229 बताता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 230। अनुच्छेद 230 क्या बताता है कि संघ राज्य क्षेत्र पर उच्च न्यायालय की अधिकारिता विस्तार, यानी कि भैया इसमें यह होता है कि जो संघ राज्य क्षेत्र का आधिकारिक विस्तार होता है, यानी कि जो राज्य संबंधित प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वह सुनवाई कर सकते हैं। यह उनको संसद द्वारा शक्तियां प्राप्त है और संसद चाहती है, अगर चाहे तो उन शक्तियों को वह कम भी कर सकती है। यह आर्टिकल 230 बताया। ठीक है, तो फिर उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये उच्च न्यायालय के सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। तो वही बता दें आपको कि अगर आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को साथ में कोरिलेट करेंगे तभी आप लोग को बेहतर समझ में आए। तो फिर आज के लिए फिलहाल इतना ही सेशन आपके लिए रहेगा और आप इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो फिर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपका यह सब्सक्रिप्शन ही, लाइक ही हम लोग के लिए थोड़ा सा मोटिवेशनल के रूप में कार्य करता है। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।